हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लासेस में छात्रों जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए उपलब्ध हैं वो विषय है ऋज रेखाएं अथवा उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र में इनकी सीमाएं क्या है। ऋज रेखाएं सामान्यतः ईगल जैसी आकृति वाले टोंट की शकल की होती हैं। इन्हें हम आर्थिक उत्पादन का क्षेत्र भी कह सकते हैं, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं आइसोक्वेंट कर्व जब हमने पढ़ा था, समुत्पाद वक्र की जब हम बात कर रहे थे, तो समुत्पाद वक्र की रेखाएं जहां एक समय पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के द्वारा उत्पादन की इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल प्रोडक्शन के स्तर को बताती हैं, सम उत्पादकता के स्तर को बताती हैं। वहीं धीरे धीरे जब लागतें बढ़ती हैं, लागतों के बढ़ने के साथ साथ जब उत्पादन का स्तर बदलता है, तो उत्पादन के स्तर बदलने से अधिक लागत के साथ अधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में कई सारी जब आईपी रेखाएं बन जाती हैं, कई सारा आइसो प्रोडक्ट कर्व बन जाता है, तो उस कई सारे आईपी कर्व के द्वारा जो उत्पादन की सीमाएं हैं, जिससे बाहर किसी भी उत्पादन समोत्पाद वक्र में उत्पादनकर्ता सम्मिलित नहीं होगा या उसके बाहर उत्पादन नहीं करेगा, उसी सीमा को बताने वाली रेखाओं को ऋज रेखाएं कहते हैं। बड़ी सरल भाषा में छात्रों अगर आपको स्पष्ट करना चाहूं तो यह भी कहा जा सकता है कि ऋज रेखाएं कुछ और नहीं बल्कि उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को तय करती हैं। या मैं ये कह दूं कि एक ऋज रेखाओं पर, एक आईपी कर्व पर, आइसोप्रोडक्ट कर्व पर भले उत्पादनकर्ता को समान उत्पादकता की प्राप्त होती है, किंतु उस उत्पादन कर्व पर भी एक प्रतिस्थापन की दर है। एक सीमा के बाद उत्पादनकर्ता भले उसके तमाम बिंदुओं पर समुत्पादकता प्राप्त हो, लेकिन उस सीमा के बाहर वो नहीं जाने की बात करेगा। ऐसे कई सारा जब समुत्पाद वक्र बन जाता है, तो उस हर समुत्पाद वक्र की उस न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं को मिलाने वाले रेखाओं से जो नई रेखा बनती है उसे ऋज रेखाएं कहते हैं। अर्थात मैं ये कह रहा हूं, या अर्थ के रूप में ये समझा जा सकता है कि ऋज रेखाएं वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसो क्वांट कर्व, जिसे हम सम उत्पाद वक्र कह रहे हैं, सम उत्पादकता वक्र कह रहे हैं, अथवा उत्पादन का सीमांत तटस्थता वक्र कह रहे हैं। इस वक्र की उन सीमाओं को व्यक्त करता है जहां पर उत्पादनकर्ता उत्पादन की सीमाओं के अंतर्गत रह करके उत्पादन करने की बात करेगा। तो कुछ इसी तथ्य के साथ आज ऋज रेखाओं के बारे में चर्चा होनी है। पहले भी आपके साथ इस बारे में चर्चा हुई थी कि ऋज रेखाएं बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषित अध्ययन है, एक यूनिट मात्र है, आप कह सकते हैं एक चरण है जो बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन के रूप में शामिल है। तो आज की क्लासेस में इस बारे में चर्चा आपके साथ होगी। आइए इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र इस क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं उन छात्रों को आदेशित किया जाता है कि इस क्लासेस के दौरान कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने रोल नंबर को, अपने नाम को जरूर मैसेज करें, और साथ ही साथ छात्रों आप अपने विचार को भी हमें मैसेज करते रहें, ताकि ये समझ में आ सके कि आप इस लेक्चर से कितना लाभान्वित हो रहे हैं और किस तरीके से आपको यह लेक्चर सहायता प्रदान कर रहा है। अगर कोई आपकी क्वेरी भी हो तो क्वेरी के साथ भी आप हमें जागरूक करते रहें, हमें अपनी क्वेश्चंस के से भी सूचित करते रहें, ताकि अगले क्लासेस में उसके बारे में देखा जा सके। छात्रों आइए ऋज रेखाओं को प्रारंभ करते हैं और नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी चर्चाओं को स्टार्ट करते हैं। नाम से स्पष्ट है आपके सामने, ऋज रेखाएं अथवा उत्पादन की आर्थिक सीमा, क्षेत्र की सीमाएं। इसे हम ये भी कह सकते हैं, ऋज रेखाओं के नाम से अगर आप जानना चाहते हो तो ऋज रेखाओं के नाम से भी इसको ले सकते हैं, जो समानता नाम में स्पष्ट है, जो समानता हमेशा नाम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अगर ऋज रेखाओं के रूप में आप इसको वर्णित नहीं करना चाहते हैं, एक छोटी सी शब्द के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं, तो आप इस रूप में भी कर सकते हैं, उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं का वक्र। वह वक्र जो उत्पादनकर्ता के आर्थिक सीमाओं का निर्धारण करता है कि उत्पादनकर्ता किसी भी आइसोक्वेंट कर्व पर, किसी भी समोत्पाद वक्र पर किस सीमाओं के बाहर नहीं जाएगा, इसे बताने वाले, इसे स्पष्ट करने वाले वक्र को, इसे स्पष्ट करने वाली रेखाओं को हम ऋज रेखाएं कहते हैं। चलन के रूप में, अध्ययन के रूप में इस तथ्य को आप शामिल कर सकते हैं। आइए व्याख्या के रूप में आपके सामने लिखते हैं, और या ये कह दें कि इसकी परिभाषा के रूप में आपके सामने स्पष्ट करते हैं, इसे किस तरीके से लिखित रूप में आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे यूज किया जा सकता है।
स्क्रीन पर छात्रों आपको मैसेज दिख रहा होगा। रिज रेखाओं के बीच के क्षेत्र को उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। पहले भी चर्चाओं में मैंने आपसे कहा कि उत्पादन कर्ता किसी एक समुत्पाद वक्र की किस सीमाओं के अंतर्गत रहकर उत्पादन करेगा, इसे स्पष्ट करने वाली रेखाओं को ही रिज रेखाएं कहा जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रिज रेखाएं उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं हैं। समुत्पाद वक्र के केवल वे भाग जो रिज रेखाओं के बीच में है, उत्पादन उसी क्षेत्रों में उपयुक्त होगा, उसी क्षेत्रों में ही उत्पादन किया जा सकता है। आइए एक रेखा चित्र के वर्णन से पहले एक व्याख्या के द्वारा आपके साथ इस बारे में चर्चा करते हैं। समुत्पाद वक्र मानचित्र उत्पादन के विभिन्न उत्पादन स्तरों को बताता है। जैसा कि हमने बार बार कहा है आपसे, एक से अधिक समुत्पाद वक्र को जब हम यूज करते हैं तो उसे समुत्पाद वक्र का मानचित्र कहते हैं। और समुत्पाद वक्र के मानचित्र की स्थिति में हम देखते क्या है कि उत्पादनकर्ता अलग अलग आय की स्थिति में, अलग अलग निवेश की स्थिति में कितना उत्पादन की प्रक्रिया को शामिल करेगा। अर्थात समुत्पाद वक्र का जो माप है या जो मानचित्र है, समुत्पाद वक्रों का जो मानचित्र है, उसी से ही यहाँ हम रिज रेखाओं का निर्माण करेंगे। समुत्पाद वक्र मानचित्र का प्रत्येक समुत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जो इसकी व्याख्याओं में शामिल था। यदि उत्पादक दोनों उत्पत्ति साधनों अथवा किसी एक उत्पत्ति साधनों में वृद्धि करता है, तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्पादन अपने स्तर में वृद्धि कर रहा है। किंतु समुत्पाद वक्र विभिन्न संयोग समान उत्पादन देता है, क्योंकि एक साधन की वृद्धि करने से उत्पादन को दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। इसीलिए इसका जो चक्र है, इसी कारण इसका जो स्लोप है, इसकी प्रवृत्ति जो है वो ऋणात्मक होती है, ताकि उत्पादन स्तर स्थिर बना रहे। यह भी एक अर्थ है कि अगर एक संसाधनों की मात्रा को परिवर्तन कर रहा है, दूसरे संसाधन की मात्रा में कमी कर रहा है, तो दोनों के संयोग से जो उत्पादकता प्राप्त होगी वो इससे रहे। इसी कारण साधन X की Y के तकनीकी प्रतिस्थापन के सीमांत दर को MRTS X/Y कहते हैं, जो समानतः ऋणात्मक होती है। एक साधन की मात्रा को बढ़ाएंगे, दूसरे साधन की मात्रा में कहीं ना कहीं कमी देखने को प्राप्त होगी। छात्रों, उत्पादन साधनों में एक अथवा दोनों साधनों में लगातार वृद्धि व्यवहार में एक बिंदु के बाद कुल उत्पादन से अथवा कुल उत्पादन मात्रा में वृद्धि के साथ कमी करती है। अतः एक विवेकशील उत्पादक अपना उत्पादन उसी बिंदु तक करेगा जहां तक कुल उत्पादन में कमी ना प्राप्त हो रही हो। जब वो प्रतिस्थापन करता है और प्रतिस्थापन की दर उसे सकारात्मक रूप से प्राप्त होती है, अगर उसे ऋणात्मक उत्पादकता नहीं प्राप्त हो रही है, तब तक वह उत्पादन को प्रतिस्थापित करता रहेगा साधनों को। लेकिन जैसे ही MRTS रेट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द फैक्टर्स, अगर उसमें निगेटिव उत्पादकता देते हैं, तो वहीं पर उत्पादन करना, ट्रांसमिशन करना या प्रतिस्थापन करना रोक दिया जाता है। इसी बात को इस शब्दों में भी कह सकते हैं कि समुत्पाद वक्र मूल बिंदु में के सापेक्ष जहां पर उत्तल मतलब कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहे, वहां तक उत्पादन लाभप्रद है। समुत्पाद वक्र का वह क्षेत्र जहां पर वह समुत्पाद वक्र मूल बिंदु के उत्तल हो जाए अथवा कॉनकेव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में रिज रेखाओं का क्षेत्र हानिप्रद हो जाएगा। अब इस कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और कॉनकेव टू द ओरिजिन के बीच में, मतलब इस धनात्मक रेखाओं और ऋणात्मक रेखाओं के बीच की जो क्षेत्र है, उसी को हम रीजन ऑफ रिज लाइन कहते हैं या रिज रेखाओं का क्षेत्र कहते हैं। इसे ही आर्थिक उत्पादन का क्षेत्र भी कहा जाता है। स्टूडेंट, रिज रेखाओं के बीच के क्षेत्र को उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उत्पादनकर्ता इसी क्षेत्र में उत्पादन की बात को करने की कोशिश करता है, उत्पादन की बात को समृद्ध करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रिज रेखाएं उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं हैं। समुत्पाद वक्र के केवल वे भाग जो रिज रेखाओं के बीच में होते हैं उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके बाहर उत्पादनकर्ता उत्पादन की प्रक्रिया को नहीं शामिल करेगा। इसीलिए इसे रिज रेखाओं को आर्थिक रेखाओं के नाम से या आर्थिक क्षेत्र के रूप के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस तथ्य को मानचित्र के रूप में देखते हैं, जो व्याख्या भी आपके साथ की गई उस रेखा चित्र को व्याख्या के रूप में देखते हैं। आपके सामने छात्रों एक स्क्रीन पर रेखाएं दिखी हुई हैं और उस रेखाओं पे देखिए IP1 कई सारी IP रेखाएं बनी हुई हैं। उस IP रेखाओं को देखते हुए आइए हम चर्चा में शामिल होते हैं और देखते हैं इन IP रेखाओं का से रिज रेखाओं का महत्व क्या है, या इन रेखाओं से रिज रेखाओं का निर्माण किस रूप में किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये आपका IP रेखा है, ये आपकी IP2 रेखा है, ये आपकी IP1 रेखा है। ये तीन रेखाएं हैं। अब इन तीनों रेखाओं को अगर देखा जाए छात्रों,
अर्थात मैं इस रेखा की बात कर रहा हूं, आईपी रेखा की बात कर रहा हूं। आईपी रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि आईपी रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर उत्पादनकर्ता को प्राप्त होने वाली उत्पादकता समान होगी। अब आप देख सकते हैं, चाहे वह इस बिंदु पर हो, चाहे वह इस बिंदु पर हो, किसी भी बिंदु पर वह है, उससे प्राप्त होने वाली उत्पादकता समान होगी। इस रेखा के किसी भी बिंदु पर उससे प्राप्त होने वाली उत्पादकता समान होगी। ऐसी स्थिति में छात्रों अगर देखा जाए तो ए या कई सारा पॉइंट हम इसे कर लें। ऐसी स्थिति में इस रेखा के बाद जाके देखिए, पॉइंट A1 की मैं बात कर रहा हूं, पॉइंट A1 के आगे जाकर देखिए, ये यहां तक तो साधन प्रतिस्थापित हो रहा है, एक संसाधन की मात्रा को परिवर्तन किया गया है, जैसे यहाँ पर हमने K मात्रा परिवर्तन किया और यहाँ पर L मात्रा लगा हुआ है। अब अगर इसके ऊपर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो Y साधन की मात्रा K से बढ़कर के N हो गई, जबकि L साधन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बिना एक संसाधन की मात्रा को कमी किए दूसरे साधन की मात्रा में परिवर्तन संभव ही नहीं है। तो इस स्थिति के कारण हमारी जो रिज रेखा है इसे पॉइंट करेंगी यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से आप IP2 पर भी आ सकते हैं। मैं अभी ऊपरी भाग की बात कर रहा हूँ। ऊपरी भाग में IP2 पर भी देखा जा सकता है। ए रेखा की A2 की मैं बात कर रहा हूँ। A2 पर कुल लागतें जो है Y साधन की K2 है और X साधन L2 है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम इसके पहले किसी संयोग की बात करें, N3 की बात करें, तो N3 के इस पॉइंट पर देखिए, जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते हैं K2 की मात्रा बढ़ गई और इस साधन के पर हमारी दूसरे संसाधन की मात्रा में कमी आ गई, इससे तुलना में कमी आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर K2 से K3 पर जाते हैं तो हमारी Y साधन की मात्रा में तो परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन X साधन की मात्रा में बिना कोई परिवर्तन हुए ही K2 की मात्रा में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति क्या कहेगी? ऐसी स्थिति में जब हम बात करेंगे तो यह स्थिति आईपी रेखा के लिए संभव ही नहीं है। तो इसे एक फोल्डिंग पॉइंट कहा जा सकता है, A2 कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हम IP1 पर भी देख रहे हैं, जहां पर A3 रेखा दिखाई गई है, इसके ठीक ऊपर यह रेखा लंबवत हो जाती है या कॉनकेव हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस पॉइंट को माना जा सकता है। ऐसे ही Y बिंदु के X बिंदु के बारे में भी आप चर्चा में शामिल हो सकते हैं। X बिंदु पर क्या दिया गया है? OX रेखा है। OX अक्ष पर जो X साधन दिया गया है, इस रेखा पर L1 की मात्रा में हमने एक साधन को रखा और उस स्थान पर L1 की मात्रा में हमने Y साधन को रखा। ऐसी स्थिति में अब अगर इसके आगे हम उत्पादन करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा N साधन में बिना कोई परिवर्तन हुए Y के साधन में परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। तो इस पॉइंट को भी हमने यहाँ पर X की सीमाएं मान रखी हैं। ऐसे ही B2 पर भी देखा गया, ऐसे ही B3 पर देखा गया। अब इन A1 A और A2 रेखा को अगर आपस में मिला लिया जाए और यहाँ ठीक उसी प्रकार से B1 और B2 रेखा को मिला लिया जाए तो जो क्षेत्र बनेगा उसे रिज रेखा कहा जाएगा या उसे आर्थिक उत्पादन का क्षेत्र कहा जाएगा। तथ्य है स्पष्ट छात्रों, इसके बाहर अगर उत्पादन करेगा तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। आर्थिक हानि की प्राप्ति होगी, उत्पादकता लॉस की प्राप्ति हो, उत्पादन लॉस की प्राप्ति होगी, और या ऐसा उत्पादन संभव नहीं है। तो इस कारण ऐसे कई समोत्पाद वक्रों की उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कहीं ना कहीं एक सीमा के बाद समानांतर हो जाती है या उस सीमा के बाद उत्पादन की परमिशन नहीं देती, स्वीकृति नहीं देती है, उसे हम रिज रेखाएं कहते हैं। तो रिज रेखाओं का चक्र इस तरीके से है छात्रों। आइए छात्रों, इसी बिंदु को हम व्याख्या में शामिल करते हैं, चूंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विश्लेषण की भी आवश्यकता है, तो इस कारण आपके सामने व्याख्या रखते हैं। यह रिज रेखाओं की उत्पत्ति समझाई गई है। चित्र में IP1, IP2 और IP3 तीनों समोत्पाद रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं। समोत्पाद वक्र IP3 के बिंदु B3 पर साधन X की MOM3 और Y की ON3 मात्रा को दिया गया है। आप इस रूप में दे सकते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले पॉइंट में आपको कहा। आप यहां देख सकते हैं बिंदु पर ON1, ON2, ON3 की मात्रा को प्रदर्शित किया गया। इसी बारे में यह रेखा व्याख्या कर रहा है। साथ ही छात्रों आगे स्पष्ट है और आपके समोत्पाद वक्र IP3 के बिंदु A3 से बिंदु B3 तक उत्पादन तक आने में उत्पादन साधन X की अतिरिक्त इकाइयों प्राप्त करने के लिए साधन Y की इकाइयों का त्याग करता है। बिंदु B3 के बाद उत्पादन वक्र IP3 बाएं से दाएं की ओर चढ़ने लगता है, अर्थात ON3 साधन Y की वह न्यूनतम मात्रा है जो उत्पादन को IP3 उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए साधन X की इकाइयों के साथ प्रयोग करनी पड़ती है। किंतु B3 के बाद यदि Y और ON3 की
स्थिर मात्रा का उत्पादन साधन x की मात्रा अर्थात OM4 तक बढ़ता जाता है, तब वह बिंदु G की प्राप्ति कर पाएगा, F नहीं, क्योंकि साधन y की मात्रा स्थिर है, अर्थात साधन x के स्थिर रहते हुए साधन y के स्थिर रहते हुए साधन x की मात्रा में वृद्धि करना उत्पादन स्तर को घटाएगा, क्योंकि बिंदु G उत्पादन को नीचे समोत्पाद वक्र पर उपलब्ध होगा। यह इसकी व्याख्या है जो अभी तक आपको ऊपर रेखाचित्र दी गई थी। छात्रों, इसका अभिप्राय है कि बिंदु A3 से B3 तक साधन x की सीमांत उत्पादन MPX धनात्मक है, जबकि बिंदु 3B3 के बाद साधन x की सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है। चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु B3 पर MPX = 0 इज ग्रेटर देन 1 है। इस पर धनात्मक सीमांत उत्पादकता वाला क्षेत्र ऋज रेखाओं के क्षेत्र का भाग होगा तथा धनात्मक सीमांत उत्पादकता वाले दो सिरे के बिंदु A3 तथा B3 क्रमशः ऋज रेखाएं OR तथा OS पर स्थिर होंगे। इसी व्याख्या में ऋज रेखाओं पर A1, B1, A2 तथा B1, B2 बिंदु भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि बिंदु A1, A2, A3 बिंदुओं को मिलाया जाए या एक मिलाकर के रेखाएं खींची जाए तो उसे हम OR ऋज रेखाएं प्राप्त होंगी। इसी प्रकार बिंदु B1, B2, B3 पर अगर मिलाया जाए तो OS रेखाएं प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में जो रेखा है वो OR रेखा और OS रेखा मिलकर के रिज लाइन को स्पष्ट करती हैं। आपके सामने इसी के बारे में चर्चा की जा रही थी। संक्षेप में छात्रों, इतनी तमाम चर्चाओं के बाद अगर इसको एक कंक्लूजन के रूप में रखा जाए तो इस रूप में रखा जा सकता है कि संक्षेप में रिज रेखाएं OR जो दिखाई गई है हमें साधन y की उस न्यूनतम मात्रा को बताती है जो उत्पादन के विभिन्न मात्राओं के लिए आवश्यक है, जबकि रिज रेखाएं OS हमें साधन x की उस न्यूनतम मात्रा को बताती है जो उत्पादन की विभिन्न मात्राओं के लिए आवश्यक है। रिज रेखाएं जो OR से स्पष्ट की गई हैं साधन y की सीमांत शून्य सीमांत उत्पादकता वाले बिंदु का विस्तार पथ लोकस पॉइंट है, जबकि रिज रेखाएं OS साधन x की शून्य सीमांत उत्पादक वाले बिंदु का बिंदु पथ है, लोकस पॉइंट है। दोनों रिज रेखाएं उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं हैं, जिसे हम कह सकते हैं लिमिट्स हैं या आप कह सकते हैं बाउंड्री ऑफ द इकोनॉमिक रीजन ऑफ द प्रोडक्शंस हैं। तो इसी को हम रिज रेखाओं के रूप में स्पष्ट करते हैं। इस तरीके से छात्रों हमने क्या देखा कि समोत्पाद वक्र की जो व्याख्या है, समोत्पाद वक्र की व्याख्याओं के बाद जब हम इसे रिज रेखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वास्तव में रिज रेखाएं कुछ और नहीं बल्कि सामान्यतः रिज रेखाएं समोत्पाद वक्र की उस स्थिति की व्याख्या करती हैं, समोत्पाद वक्र के उस क्रम की व्याख्या करती हैं जिस क्रम के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यह रिज रेखाएं के अंतर्गत समुत्पादनकर्ता किस बिंदु पर उत्पादन की स्थिति को बनाए रखेगा या किस बिंदु के उत्पादन की सीमा तक करने की कोशिश करेगा। अभी तक रेखा चित्र में छात्रों अभी तक जो चर्चाएं में आपके साथ शामिल किया गया था उन तमाम चर्चाओं में इसी बिंदु की चर्चा हो रही थी। एक बार पुनः इस रेखा चित्र को देखते हैं और देख करके इस तथ्य को जानते हैं, फिर इस क्लासेस को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। छात्रों आप रेखा को फिर से एक बार देखिए, ये हमारी IP रेखा है, ये हमारी IP2 रेखा है और ये हमारी IP1 रेखा है। इसका वह बिंदु जो प्रतिस्थापन की दर बताता है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की प्रतिस्थापन की दर बता रहा है, इस पॉइंट से ऊपर जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो रेखाएं हमारी कहीं ना कहीं एक साधन में बिना कोई परिवर्तन हुए दूसरे संसाधन में परिवर्तन की दर को बताती है, जो वास्तव में संभव नहीं है। पहले भी कहा गया था सीमांत प्रतिस्थापन, एक संसाधन को दूसरे संसाधन के द्वारा जब तक हम प्रतिस्थापित नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार का बिंदु हमें नहीं प्राप्त होगा, और उसी से संदर्भित यह अध्ययन है। यही हमें समोत्पाद वक्र के द्वारा, यही हमें समोत्पाद वक्र और रिज लाइन के द्वारा स्पष्ट होता है। तो आज की क्लासेस में छात्रों इतना ही। आई होप रिज रेखाओं से संबंधित जो सूक्ष्म अध्ययन है वो आपको समझ में आया होगा। जैसा भी हो, आपके जैसे भी विचार हो, आपके जैसे भी पॉइंट समझ में आए हो, जो भी आपके क्वेरीज हो उसे जरूर हम तक प्रेषित करिए। आज की इस क्लासेस के लिए छात्रों धन्यवाद। धन्यवाद छात्रों।